Good morning, everybody. Today we are going to talk about chapter 10, that is last chapter of Indian Eco, comparative development experiences of India and its neighbors. Weightage of this chapter is 6 marks, 2 MCQ and 1 4 marker. You can take a note of it, 1 plus 1 plus 4. This is the weightage of this chapter. Okay. अभी तक हमने पूरे इंडियन इको में ये पढ़ा कि भाई हम इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमने क्या पॉलिसीज फॉलो किया। अब हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना ने क्या किया। वैसे तो हमारे नेबरहुड में और भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, तिब्बत है, नेपाल है, बट दे आर टू स्मॉल टू मेक कंपैरिजंस। तो हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट विथ चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partners, and necessity has made us allies. Those whom God has so joined together, let no man put asunder. This is a statement given by John F. Kennedy कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कई तरीकों से जुड़े हुए हैं। जोग्राफिकली हम नेबर्स बन जाते हैं, हिस्ट्री हमें फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों बना देती है, इकोनॉमिक्स हमें पार्टनर बना देती है। आज हम बहुत कहते हैं से नो टू चाइनीज गुड्स, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इतनी हो गई है चाइनीज गुड्स पे कि इतना आसान नहीं है सेइंग नो टू चाइनीज गुड्स। तो जब हम इतने कनेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। जब मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि कोई कोविड जैसी या कोई ऐसा कोई वायरस चाइना में आया है, आई हैड इग्नोर्ड दैट मैसेज एज इफ कि भाई चाइना में आया, व्हाई आर यू टेलिंग मी, मेरे से मेरी लाइफ से इसका क्या मतलब है। लेकिन वी आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कि आज वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम हो गया है, और चाइना से घूमते घूमते हम लोगों के घरों तक भी पहुंच गया। तो आज हम उस सिनेरियो में नहीं रह रहे कि चाइना में कुछ हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में कुछ हो रहा है चाइना को फर्क नहीं पड़ता, यूएस में कुछ हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे यूएस इलेक्शन होता है लेकिन हमारा पूरा मीडिया उसे प्रॉपर कवरेज दे रहा होता है। तो ये चीजें हैं, क्यों है, क्योंकि अब वर्ल्ड हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल विलेज। तो हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो सके, हम ये समझ सकें चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इतनी फास्ट पेस पे डेवलप कर गया, हम में कहाँ कमी रह गई, हम कहाँ लैक कर गए, राइट। So in the preceding units, we studied the developmental experiences of India in detail. We also studied the kind of policies India adopted, which had varying impacts in different sectors. Over the last 2 decades or so, the economic transformation that is taking place in different countries across world, partly because of the process of globalization, has both short-term as well as long-term implications for each country, including India. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी है, लॉन्ग टर्म भी है। और ये नहीं कि इंडिया के लिए नहीं है या इंडिया इज एन एक्सेप्शन कि इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। Nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. तो देखो किसी भी कंट्री का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अपनी खुद की इकोनॉमी को स्ट्रांग करना। हम लोग भी पड़ोसी के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपना घर पक्का करते हैं, है ना। हर आदमी को सबसे पहले माइक्रो लेवल पे सर्वाइवल की आदत है। तो कंट्री वाइड भी हम पहले अपने बारे में सोचेंगे, बाद में जो है हम और कंट्रीज की स्ट्रेंथ के बारे में सोचेंगे। तो नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स, तो ये आपका पीछे क्वेश्चन आएगा, व्हाट मीन्स आर अडॉप्टेड बाय कंट्रीज टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। तो उसमें पहला पॉइंट आता है, दे आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। ठीक है, मेरी सजेशन ये होगी जहां जहां मैं आपको कोई क्वेश्चन बताती हूँ, आंसर बताती हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, उससे पहले नोट भी करते जाओ। सो हियर आई एम टेलिंग यू अ क्वेश्चन, what is being done by nations to strengthen their domestic economies? Answer will be, to this effect they are forming regional and global economic groupings like SAARC, European Union, ASEAN, G8, G20, BRICS, etc. तो कंट्रीज जो हैं ये बना रही हैं, right? So first question I said,
what is being done by nations to strengthen their domestic economies, or why are regional groupings formed? We are forming different kind of regional groupings. Why are they formed? Right? So take a note of this question. I hope everybody has noted down. Okay. So if the question is why are regional groupings formed, then this will be the first point: to strengthen their own domestic economies. This will become first point. Otherwise, this will become first point. To this effect, they are forming regional and global economic groupings such as SAARC, European Union. These are all regional groupings. अब ये regional grouping क्या होती है? हम है ना कुछ कंट्रीज मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं. उस ग्रुप के लिए हमारे ट्रेडिंग रूल्स अलग होते हैं. जैसे यूरोपियन यूनियन में जब ट्रेडिंग होती है, आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो एक कॉमन करेंसी चलती है जिसे कहते हैं यूरो. तो उन्होंने पूरी यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज के लिए कॉमन करेंसी कर दी. तो ये एक अलग रूल हो गया. एशियन कंट्रीज से जब हम ट्रेड करा रहे हैं तो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड थोड़े अलग है. ठीक है, तो ये हम रीजनल ग्रुपिंग्स बनाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करने के लिए, उन कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए. तो अभी मैं इनकी डिटेल्स पे भी आऊंगी. इन एडिशन, सेकेंड रीजन, देर इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग ईगरनेस. हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी ने ऐसा क्या किया. आपकी क्लास में कोई टॉपर हो तो आप उससे पूछते हो यार कैसे पढ़ता है, नोट्स बनाता है या डायरेक्ट लर्न करता है, वीडियोस देखता है या सेल्फ स्टडी करता है. तो जब हम किसी को देखते हैं या आगे निकल रहा है तो हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं. So in addition, there is also an increasing eagerness on the parts of various nations to try and understand the developmental processes pursued by their neighboring nations, as it allows them to better comprehend their own strengths and weaknesses. है ना, जब हम एक कंपैरिजन करते हैं अपना नेबर्स के साथ, हमें पता लगता है अच्छा इनकी ये स्ट्रेंथ है, इनकी ये वीकनेस है, तो हमें इस पे ये काम करना है. राइट. मोर ओवर आजकल हो क्या रहा है कि आप डिपेंड होते जा रहे हो. सो इन द अनफोल्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज पर्टिकुलरली कंसिडर्ड इसेंशियल डेवलपिंग by developing countries, as they face competition not only from developed nations but also amongst themselves in relatively limited economic space. देखो इकोनॉमिक स्पेस का मीनिंग क्या है भाई. इंडिया का जो कस्टमर है वो या तो तुम्हारा माल खरीदेगा, तुम्हारा मीन्स चाइनीज माल खरीदेगा, या वो अमेरिकन माल खरीदेगा या जापानीज माल खरीदेगा. आखिर वो कस्टमर एक ही है. अगर उसने जापानीज खरीदा तो चाइनीज नहीं खरीदेगा, चाइनीज माल खरीदा तो जापानीज माल नहीं खरीदेगा. तो देर इज अ लिमिटेड इकोनॉमिक स्पेस जिसमें आप सरवाइव कर रहे हो, और आप वो चाहते हो कि उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा आपको मिल जाए. तो उसके लिए आप क्या करोगे. नो, आप ऐसी चीज प्रोवाइड करोगे, आप ऐसा कॉम्पिटिटिव अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करोगे कि कस्टमर आपको चूज करे, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं है. कस्टमर सिर्फ ये देखता है मुझे मिनिमम कॉस्ट में सबसे अच्छी चीज कहाँ मिल रही है. आप लाख इंडियंस को समझाओ कि चाइनीज माल मत लो, अगर उन्हें डिट्टो क्वालिटी की चीज चाइनीज माल में सस्ती मिलेगी वो खरीदेंगे, क्योंकि कस्टमर सिर्फ इकोनॉमिक्स जानता है. नो, सो we need to understand all this, and for that we are making these regional ग्रुपिंग्स. तो अब आते हैं इन रीजनल ग्रुपिंग्स पे. सार्क क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, एशियन क्या है, G8 क्या है, G20 क्या है, ब्रिक्स क्या है. एक बात आप देखेंगे, मैं पूरी वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करूंगी. एनसीईआरटी आप इजीली जो है नेट पे अवेलेबल है, फ्री डाउनलोडेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए. अगर आपको ड्यूरिंग दिस क्राइसिस आप बुक्स नहीं ले पा रहे हैं, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इंडियन इको.
बाकी बुक्स तो हम इसलिए रेफर करते हैं कि हमसे खुद एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनते, तो चलो भाई बुक ने डायरेक्ट अवे हमें एमसीक्यू तैयार दे दिए, ट्रू फॉल्स तैयार दे दिए। अदरवाइज आप चैप्टर को रीड करिए, फिर वो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर एज एन एमसीक्यू पूछता है, ट्रू फॉल्स पूछता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई कैसे भी पूछे, राइट। तो अब हम बात करते हैं सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G20, ब्रिक्स की। देखिए ये मैंने कहीं से नहीं लिया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही ग्लॉसरी है बैक साइड पे। तो एशियन क्या है? एशियन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फुल फॉर्म आ सकती है 1 मार्क में। इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रानी, दरसलम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है। तो इंडिया किसका मेंबर नहीं है? एशियन का मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, तो इट कैन बी एन एमसीक्यू कि किसका मेंबर इंडिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल कोऑपरेशन इज नॉट हैविंग इंडिया एज इट्स मेंबर। ओके, एशियन के बाद आता है हमारा G8 एंड G20। उससे पहले यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ये 25 इंडिपेंडेंट। अब आपको ये आ सकता है एमसीक्यू, कितने स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन में? 25। पर्पस क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कोऑपरेशन विद इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। द मेंबर कंट्रीज आर, you don't need to remember, you need to know one thing कि India is not a member. You don't need to learn 25 names. Okay. Next is your G8. G8 जो है वो अब G7 रह गया है, ठीक है, क्योंकि रशिया अब इसमें मेंबर नहीं रहा। तो द ग्रुप ऑफ 8, इट कंसिस्ट ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो G8 में भी इंडिया नहीं है। G8 में भी आपको इंडिया दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। G20, G20 में 20 कंट्रीज हैं जो कि अब रह गई हैं 19। ठीक है, तो इसमें इंडिया मेंबर है। G20 में इंडिया इज अ मेंबर। और G20 खुद यूरोपियन यूनियन भी G20 का मेंबर है। और यूरोपियन यूनियन को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, जिसको हेड ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और दो लोग जो हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड हेड ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आप रखिए। ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कोई एमसीक्यू आ सकता है। सबसे बड़ा एमसीक्यू आता है कि भाई इंडिया किसका मेंबर है, किसका नहीं है। इंडिया G20 में है, यूरोपियन यूनियन में नहीं है, G8 में नहीं है, और एशियन में नहीं है, सार्क में इंडिया है, ब्रिक्स में भी इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, लास्ट इज सार्क। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें मेनली हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मीन्स लीव द चाइना, all our neighboring countries are there, right? So it is a platform for the people of South Asia to work together in a spirit of friendship, trust and understanding. It aims to accelerate the process of economic and social development of member countries. देखो कम से कम पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए। 4 गली दूर कोई आपसे नहीं भी बनती, किसी की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बाजू वाले मकान में कोई रहता है, उससे नहीं बने तो प्रॉब्लम है, नो। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कौन सी कंट्रीज अटैक करती हैं? हमारी आज तक भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, सिंस इंडिपेंडेंस हमारी वॉर किससे हुई है? पाकिस्तान से, चाइना से। तो नेबरिंग कंट्रीज से हमें बना के रखना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। ये इंडिया की एक अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। बॉर्डर्स को लेके बहुत लड़ाई है, राइट। तो सार्क का इंडिया मेंबर है। ओके, so keeping this in mind, continuing further,
So in this chapter, we will compare developmental strategies pursued by India and the largest of two of its neighboring economies, Pakistan and China. It has to be remembered that despite being endowed with vast natural resources, there is little similarity between the political power setup of India, the largest democracy of the world. So it is another MCQ. Name the largest democracy of the world. Answer is India, which is wedded to a secular and deeply liberal constitution. So if I say compare India, Pakistan, and China on the basis of its political system, on the basis of its political structure. Okay, so Pakistan, India, the largest democracy of the world, wedded to a secular and deeply liberal constitution. एक तो हमने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया. हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन हमारे यहाँ अलाउड है. तो सेक्युलर एंड डीपली लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लिबरल है, बहुत रिजिड नहीं है कि उसको आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते. राइट. Pakistan is a militarist political power structure. And command economy means completely socialist economy of China. So this is our political structure. Right. डेवलपमेंटल पाथ और स्नैपशॉट व्यू. हम एक बहुत नटशल में बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंटल पाथ की, क्योंकि देखो इंडिया का पाथ समझाने के लिए हमने 9 चैप्टर लगाए और इनका हम 2-3 पैराग्राफ में बात खत्म कर रहे हैं. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हम बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं. बहुत कुछ किया होगा इन्होंने, लेकिन हम मेजर पॉलिसीज की बात कर रहे हैं. राइट. तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ये भी है, एक लास्ट में मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी इंपॉर्टेंट ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे ईयर आते हैं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान को फ्रीडम कब मिली 1947, चाइना को कब मिली 1949. सो ईयर ऑफ फ्रीडम. तो जब हमें फ्रीडम मिली थी तब जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, दीज न्यू एंड revolutionary changes in China and India, even though they differ in content, symbolize the new spirit of Asia and new vitality which is finding expression in the countries in Asia. कि ये जो revolutionary changes आ रहे हैं कि इंडिया फ्री हुआ, चाइना फ्री हुआ, हाउएवर दोनों की फ्रीडम अलग है, दोनों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है, फिर भी ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे सकता है एशिया को अपने एक्सप्रेशन के लिए. लेकिन इंडिया की अप्रोच रही कि भाई बी पीसफुल, अनलेस एंड अनटिल somebody is not attacking you, don't try to extend your area or any such thing. लेकिन बाकी कंट्रीज की अप्रोच ऐसी नहीं रही. बाकी कंट्रीज को की अप्रोच कुछ ऐसी रही कि हमें इतनी साल डोमिनेट किया गया, अब हम इतना पावरफुल खुद को कर लें कि हम डोमिनेट करें बट हमें कोई डोमिनेट ना कर पाए. तो उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अलग रही. All three countries have started planning their developmental strategies in similar ways. While India announced, अब देखो एक और ईयर आ गया, तो इसलिए ईयर बहुत है इस चैप्टर में. इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब अनाउंस किया 51 में. पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसको मीडियम टर्म प्लान कहा गया वो अनाउंस किया 1956 में, और चाइना ने किया 1953 में. तो अभी तक देखो हमने क्या किया, फ्रीडम, फिर हम कह रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर हम आगे कहेंगे रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए तीनों में. तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. सो फ्रीडम 47, 47, 49. फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया 51, चाइना 53, पाकिस्तान 56. रिफॉर्म्स इंडिया 1991, चाइना 1978 सबसे पहले, और पाकिस्तान 1988. Right? You can take note of these years. It can be an MCQ. Right? So since 2013, Pakistan is working on the basis of 11th 5 ईयर प्लान. और इंडिया ने तो 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम ही खत्म कर दिया. हमारे यहाँ तो अब क्या आ गया, नीति आयोग. नीति क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो हमारे यहाँ तो सिस्टम ही बदल गया. राइट. तो अब हम डिटेल में बात करते हैं चाइना ने क्या क्या चीज़ें पॉलिसीज क्या अडॉप्ट की और कैसे अपने आप को डेवलप किया.
So there can be an extra question. Explain the developmental path followed by China. Explain the developmental path followed by China. One question. Another question. Write a short note on GLF. Write a short note on GLF. Write a short note on commune system. Write a short note on Great Proletarian Cultural Revolution. Another question. The present day fast industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978. How? You know, एक्चुअली वन लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन भी, और फिर उसी में से मैं सब क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आ सकते हैं. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. चाइना पे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल पाथ फॉलोड बाय चाइना, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्यून सिस्टम, or write a short note on great proletarian cultural revolution, or the present day fast industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978. How? ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस के बाद हम स्टार्ट करते हैं. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर one party rule, all critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government control. तो पहला काम चाइना ने किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म की. गवर्नमेंट कंट्रोल, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. And giving this heading, explain. I'm writing it clearly. Government control, comma, no private property. In explanation, write, after the establishment of People's Republic of China under one party rule, all critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government control. पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी. और ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे. नो, एक बच्चा कुछ नहीं करता, महानिकम्मा है, पढ़ के राजी नहीं, कभी कुछ करके राजी नहीं, लेकिन निश्चिंत है कि भाई पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है और पूरी जिंदगी में बैठ के खा सकता हूँ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नो, आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उस हिसाब से आपकी सैलरी है, सब कुछ है, बट यू कांट क्रिएट प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द अपकमिंग जनरेशन. इट शुड नॉट बी अलाउड. हालांकि ये एक डिबेटेबल इशू है. कई इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी देंगे नहीं तो हार्ड वर्क करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी, कि जब मैं कुछ अर्न करके अपना परचेज ही नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों इतना हार्ड वर्क करूँ, राइट. तो ये एक डिबेटेबल इशू है. स्टिल चाइना ने पॉलिसी ये फॉलो की कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारा गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी. सेकेंड इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज इनिशिएटेड इन 1958. अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया? 1958. अगर आपको शॉर्ट नोट आए तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड. इसका जो आंसर है वही आपके शॉर्ट नोट का आंसर हो जाएगा. फर्स्ट, इट वाज इनिशिएटेड इन 1958, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल. और उसके लिए हमने क्या किया? इस एम को अचीव करने के लिए हमने लोगों को एंकरेज किया कि तुम्हें कुछ तो बनाना आता होगा, अपने घर के बैकयार्ड में उसकी फैक्ट्री लगा दो. तुम झाड़ू बनाओ, सेफ्टी पिन बनाओ, बटन बनाओ, हुक बनाओ, कोई टूल्स बनाओ, इक्विपमेंट बनाओ, जो तुम्हें आता है, प्लास बनाओ, पेचकस बनाओ. और उसी की देन है कि आज पूरे वर्ल्ड में आपको चाइनीज माल दिखाई देता है. और आप इसका एडवांटेज देखो, अगर आप अपने घर पे ही कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अलग से कोई इंडस्ट्रियल स्पेस नहीं चाहिए ना. आपकी जगह कितनी अच्छी यूटिलाइज हो रही है.
उसी जगह पे आप रात में सो जाते हो, एक छोटे सा कॉर्नर बना रखा है किचन, वहां खाना बन जाता है और पूरे दिन वहीं पे प्रोडक्शन भी कर रहे हो। लैंड हमारे पास लिमिटेड है, तो लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इंडिया ने ये नहीं किया। इंडिया कहता है इंडस्ट्रियल एरिया अलग होगा, रेजिडेंशियल एरिया अलग होगा, तो उससे हमारी लैंड जो ऑलरेडी स्केर्स है वो और ज्यादा स्केर्स हो जाती है हमारे लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कम्यून सिस्टम। कम्यून में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे गांव में ही जो छोटे छोटे खेत होते हैं ना, ये छोटे छोटे खेत खत्म कर दिए और पूरे गांव की लैंड को एक कर दिया। और क्या कहा कि तुम्हारे 4 खेत थे ना, जो आउटपुट होगा चारों बांट लेना। लेकिन अब इसमें दिक्कत पता है क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि ये चारों कहते हैं मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं जब आउटपुट बराबर ही बंटना है। तो वो जो करने की मोटिवेशन है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, शॉर्ट नोट्स का फर्स्ट पॉइंट, यानी थर्ड का सब पॉइंट। कितने कम्यून थे? 1958 में हमने पूरे चाइना को 26,000 कम्यून्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें पूरी पॉपुलेशन कवर अप होगी। और आगे चल के यही दिक्कत आई स्लेरी फॉर्म्स में, फिर कम्यून सिस्टम को हमने खत्म भी किया। GLF कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की आप हेडिंग देंगे ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अब ये क्यों आया, इसकी मतलब इसकी जड़ें कहाँ पर है, हमें जरूरत क्यों लगी इसको इंट्रोड्यूस करने की? GLF जो था उसको प्रॉब्लम ये आई है कि सीवियर ड्राउट आया चाइना में, जिसमें 30 मिलियन यानी लगभग लगभग 3 करोड़ लोग मर गए। और ऐसे में रशिया ने के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट हो गए चाइना के। रशिया के साथ वैसे भी चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं है, आज भी अच्छे नहीं है। तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया कि भाई जो भी वहां काम कर रहे हैं वापस आए अपनी कंट्री में, दे शुड कम बैक। तो ऐसे में चाइना पूरी तरह से डिपेंडेंट था रशियन प्रोफेशनल्स पे। चाइना को ये रियलाइज हो गया कि भाई पड़ोसियों की मदद से काम नहीं हो सकता, अपना काम खुद क्रिएट करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशनल खुद चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में 1965 में, अब अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया? 1965। इंट्रोड्यूस किसने किया था? माओ। ये सारे MCQs हैं। ठीक है। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया जिसके अंडर में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को हमने बाहर भेजा कंट्री साइड से कि जाओ सीख के और वापस कंट्री में आओ। नो, फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहां से पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करो, उनकी टेक्नोलॉजी लो एंड कम बैक। ठीक है। फिर उसके बाद 1978 में चाइना ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। लेकिन चाइना के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने और हमारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने में बड़ा फर्क है। हमने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए एक मजबूरी की तरह, हमारे पास कोई चारा नहीं था, मरता क्या ना करता। 15 दिन के इम्पोर्ट्स के तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इतना तुम्हारे ऊपर लोन था, उसके ब्याज तक देने की तुम हालत में नहीं थे। सब पढ़ा है ना हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में। तो ऐसे में चाइना ने रिफॉर्म्स में जल्दी की। उसने ये नहीं वेट किया कि कोई प्रॉब्लम आए तब मैं करूँ, नहीं, उसने अपनी मर्जी से किया। और जब आप अपनी मर्जी से करते हो ना तो अपनी कंडीशंस पे करते हो। हमारे यहाँ तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमें टर्म्स अनाउंस कर दी कि भाई ये टर्म्स पे आप करोगे, और अकॉर्डिंगली हमने इंट्रोड्यूस किए। तो ऑब्वियस है वो रिजल्ट नहीं आया। तो चाइना ने कैसे इंट्रोड्यूस किए? चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन फेजेस। फर्स्ट फेज में उसने क्या किया? रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इसमें वो लाए। एग्रीकल्चर में उन्होंने कम्यून सिस्टम को खत्म किया और इंडिविजुअल प्लॉट दे दिए कि भाई ये तुम्हारा प्लॉट है, इस पे जितनी खेती हुई टैक्स भरो, बाकी तुम्हारा। तो मोटिवेशन बढ़ गई। हमने चैप्टर 2 में एक टॉपिक किया था ओनरशिप एंड इंसेंटिव, कि जब हमारी किसी चीज पे ओनरशिप होती है ना तो हमारा इंसेंटिव बढ़ जाता है टू पुट मोर एफर्ट्स, राइट। देन इन द लेटर ईयर्स हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स इन जर्नल and township and village enterprises, that is those enterprises which are owned and operated by local collectives in particular, were allowed to produce goods। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे जैसे होती है ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वहां पर उसको कहा जाता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो हमने उसको थोड़ा प्राइवेटाइज कर दिया, इन अ सेंस ओनरशिप नहीं दी लेकिन प्रोड्यूस करने के राइट्स दे दिए। प्रोड्यूस करने के राइट्स दे दिए। फिर इन्होंने किया कि इन्होंने ड्यूअल प्राइसिंग कर दी। ड्यूअल प्राइसिंग कैसे होती है? जैसे अगर मुझे चीनी चाहिए तो राशन में मेरा एक कोटा है, उतना तो मुझे राशन के प्राइस पे राशन शॉप से मिल जाएगा। अगर मुझे उसके बियॉन्ड चाहिए तो मुझे
क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पे लेना पड़ेगा। तो ड्यूअल प्राइसिंग हो गई, यानी एक ही चीज के दो प्राइस हैं, राशन शॉप का अलग, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस अलग और मार्केट प्राइस अलग। तो वो चीज इन्होंने भी फॉलो की। तो ड्यूअल प्राइसिंग की अगर डेफिनेशन आती है तो ड्यूअल प्राइसिंग मीन्स फिक्सिंग द प्राइसेस इन टू वेज. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and output on the basis of prices fixed by the government, and the rest were purchased and sold at market price. तो इस पॉलिसी को कहा जाता है ड्यूअल प्राइसिंग. तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन से ड्यूअल प्राइसिंग इन्होंने फॉलो किया. एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. सेवेंथ पॉइंट विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो ओवर द इयर्स प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ी, प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट जैसे जैसे बढ़ा, हम चाहते थे इन्वेस्टर आके चाइना में इन्वेस्ट करें ना, चाइनीज गवर्नमेंट चाहती थी. तो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई. अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, तो इसके लिए हम फिर ग्लॉसरी वाले पे चलते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन है जिसके इकोनॉमिक लॉज बाकी कंट्री के इकोनॉमिक लॉज से अलग होते हैं. यानी अगर आपको मिनिमम वेज इंडिया में देना है और आपकी कंपनी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो ये मिनिमम वेज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो लॉ होते हैं वो बाकी कंट्री के लॉ से अलग होते हैं और लीनियंट होते हैं. और लीनियंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फॉरनर्स अट्रैक्ट हों कि हाँ भाई, यहाँ पे अच्छी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट दे रही है, हम यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं. ठीक है. तो मेनली कहाँ कहाँ पर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? चाइना में, इंडिया में, जॉर्डन में, पोलैंड में, काजाकिस्तान में, फिलीपाइंस में और रशिया में. तो इन कंट्रीज ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. ओके. इस वीडियो का लास्ट टॉपिक लूंगी मैं आज पाकिस्तान की. पाकिस्तान ने क्या किया फॉर इट्स डेवलपमेंट. वैसे तो पाकिस्तान ने खास कुछ किया नहीं, पाकिस्तान ने ज़्यादातर हमें कॉपी किया. जो इंडिया करता था ये कॉपी करते रहे हैं. So while looking at various economic policies that Pakistan adopted, you will notice many similarities with India. तो इन्होंने इंडिया को कॉपी किया है. तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच ली, इन्होंने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच ली. फिर हमने वेराइटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क टिल 1990, आपको ध्यान होगा चैप्टर 2 में हमने किया था कि ज़्यादातर चीज़ें हमने गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखी. इन्होंने भी शुरू में ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखी. फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया. 1970s में इन्होंने कैपिटल गुड्स को नेशनलाइज कर दिया. ठीक है. ये आपको एमसीक्यू आ सकता है. इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस इन चाइना, इन पाकिस्तान? आंसर 1970s. क्वेश्चन अराइज होता है मैम नेशनलाइजेशन क्या है, तो फिर मैं ग्लॉसरी में से ही आपको करवा रही हूँ. नेशनलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक. जब पब्लिक से प्राइवेट करते हैं तो क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन. जब प्राइवेट से पब्लिक करते हैं यानी ऑपोजिट ऑफ एंटोनियम ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज नेशनलाइजेशन. तो दिस इन्वॉल्व्स टेक ओवर ऑफ कंपनीज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बाय ईदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इन सम कंटेक्स्ट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. कई बार स्टेट से भी टेक ओवर करने को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं कि ये चीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली. राइट. तो दिस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन. टेक अ नोट ऑफ इट. ओके. Pakistan then shifted its policy orientation in the late 1970s and 80s when the major thrust areas were denationalization and encouragement of private sector. अब फिर जब देखा कि हाँ भाई प्राइवेट पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वंस अगेन इन्होंने भी जो है डीनेशनलाइजेशन की ओर रुख किया और 1988 में इन्होंने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट. पाकिस्तान की एक बहुत अलग जो चीज़ रही इंडिया से, चाइना से, वो ये कि इसके बहुत सारे सिटीजन्स मिडल ईस्ट कंट्रीज में सेटल्ड हो गए और वहाँ से इसको रेमिटेंसेस आती रही. तो आपको पता है रेमिटेंसेस के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती. नो, योर मामा जी में बी वेरी रिच एंड मामा जी में गिव मैनी गिफ्ट्स टू यू, बट मामा जी के भरोसे लाइफ नहीं चलती. लाइफ अपने भरोसे चलती है. तो अगर हम बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस पे रिलाई करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म फिनोमिनन नहीं होगा. कभी भी रेमिटेंसेस आनी बंद हो जाए तो
तो इट इज़ नॉट कि आपने अपने आप को ग्रो कर लिया है, आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, नो। ठीक है? तो 1988 में इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। दिस कैन बी अनदर एमसीक्यू। तो दिस इज द डेवलपमेंटल पाथ ऑफ पाकिस्तान इन शॉर्ट। तो आगे हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बेस पे इंडिया चाइना पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे, हम ग्रोथ रेट के बेस पे दोनों का कंपैरिजन करेंगे, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस पे करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई फ़र्क क्यों रहा इतना, चाइना कैसे इतना डेवलप हो गया, इंडिया मिडिल सीट पे रहा और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट करूँ, इट इज़ लाइक दिस। तो वी शैल एनालाइज वाई। Okay, so in next video, I will be continuing further. Till then, take notes of this, learn and think it over, make your own opinions. Thank you so much.